नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश में सरकार का कामकाज रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली से लौटते ही एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने मध्य प्रदेश में 6 महीने पहले सत्ता की बागडोर संभाली थी। इन 6 महीनों की उपलब्धियों का आज उन्होंने काल बताया। डिबेट में पिछले 6 महीनों की सरकार की उपलब्धियों पर तो बात होगी ही, साथ ही सरकार के अगले वर्षों का रोडमैप क्या होगा इस पर भी चर्चा होगी। मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आधे साल के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा बताया है। उनका दावा है कि इन 6 महीने में से 3 महीने आचार संहिता में गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई जिससे लोकतंत्र प्रभावित हुआ हो। मध्य प्रदेश को अब केंद्र में भी अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। केन बेतवा लिंक योजना से नदी जोड़ो अभियान शुरू हुआ। काली सिंध योजना का उलझा मसला भी हल हुआ। मुख्यमंत्री का दावा है कि प्रदेश में कोई भी योजना बंद नहीं होगी। लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना में राशि जारी कर दी गई है। कहा था कि कोई योजना बंद नहीं होगी और सभी योजनाओं को समान रूप से सरकार चालू रखेगी। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वही जो दिया गया वचन निभाया है। लगातार हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना में 6 माह में 73,880 लाडली बहनों के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की राशि अंतरित की गई। डॉक्टर मोहन यादव के 6 माह जीएसटी पिछले वर्ष से 28% बढ़ा है। 6 महीने में 19,091 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। लाडली बहनों के खाते में 6 महीने में 9,455 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। लाडली बालिकाओं के खाते में 34 करोड़ की राशि दी गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 118 करोड़ की राशि का अंतरण हुआ है। 11,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। रोजगार दिवस के अवसर पर 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ दिए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 80 लाख से भी अधिक किसानों के खाते में 1,800 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया गया। उज्जैन की तर्ज पर जबलपुर, ग्वालियर, रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी। हालांकि विपक्ष डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल को असफलता का काल बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के पहले कहा था कि हम 2700 रुपये में गेहूं का उपार्जन करेंगे। अगर किया हो तो सरकार इसको रिपोर्ट कार्ड में बताए। वो 10 में से उसे कितने नंबर मिलना चाहिए ये भी बता दे। उन्होंने कहा था 3100 रुपये में हम धान खरीदेंगे। अगर सरकार ने खरीदी हो, उपार्जन किया हो तो बता दे, और उसमें से 10 में से उन्हें कितने नंबर देना चाहिए ये बता दे। सरकार ने कहा था कि हम 1 लाख लोगों को 1 साल के अंदर नौकरियां देंगे। कितने लोगों को नौकरी दी सरकार बता दे। आचार संहिता हटने के बाद सरकार ने अगले 6 माह का खाका भी तैयार कर लिया है। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। नई भर्ती के दरवाजे खोले गए हैं। बिजली सब्सिडी के लिए 24,420 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। हाल ही में हुए चुनावों में मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। पार्टी ने पहली बार उनके नेतृत्व में छिंदवाड़ा में जीत हासिल की है। पहली ही परीक्षा में मोहन यादव 100% मार्क्स के साथ पास हुए हैं। अब देखना होगा आगे सरकार कैसा परफॉर्म करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो उपलब्धियों के 180 दिन, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी जुड़े हैं। बृजगोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस से डॉक्टर राम पांडे जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर राम पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी भी इस पैनल का अहम हिस्सा है। राजेंद्र आगल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बृजगोपाल लोया जी, 6 महीनों का जो कार्यकाल रहा है डॉक्टर मोहन यादव सरकार का, किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ा लिए हैं? कितना संतुष्टिप्रद इस पूरे कार्यकाल को आप मानते हैं? नहीं, देखिए, जो 6 महीने का कार्यकाल है वो निश्चित संतोषप्रद इसलिए भी है जी कि जो हमने चुनाव में वादे किए थे उनको पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र को लेकर हम आज भी संकल्पित हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात की है
वो कहा है कि 180 दिनों में प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो लोकतंत्र को कलंकित करने वाली। तीसरी बात कि जो कांग्रेस ने एक चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भ्रम फैलाने की कोशिश की थी कि लाडली बहना की राशि बंद हो जाएगी, की राशि बंद हो जाएगी। पहले कहा था ये देंगे नहीं, केवल फॉर्म भरवा रहे, फिर कहा कि चुनाव के बाद देंगे, फिर कहा मुख्यमंत्री बदल गए इसलिए बंद हो जाएगी। इन सब मिथकों पर विराम लगा है और ये सिद्ध करके बताया है कि हम और हमारे यहाँ व्यक्ति बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है। जन कल्याण जो हमारा लक्ष्य है वो यथावत चलेगा। दूसरी बात, मैं अभी सुन रहा था कि किस तरह लोग केवल आरोप की राजनीति करते हैं और उसी कारण एक और बड़ी उपलब्धि 180 दिनों में हासिल हुई है कि हमने मध्य प्रदेश में लोकसभा में कांग्रेस मुक्त कर दिया है। तो ये मध्य प्रदेश की जनता ये देख रही है कि किस तरह सरकार के कामकाजों पर मोहर लगी है, किस तरह संगठन की मेहनत पर मोहर लगी है और किस तरह सच बोलने वालों की जीत हुई है, जो झूठ नहीं बोलते और जनता से जो वादा करते हैं उस वादे को पूरा करते हैं। और इसीलिए बार बार ये जनता प्रमाणित करती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। चलिए, तो भाजपा ने जो कहा वो किया और कहीं न कहीं उपलब्धियों भरा कार्यकाल 6 महीने का रहा है, बीजेपी कह रही है। लेकिन डॉक्टर राम पांडे जी, सरकार के कामकाज का कांग्रेस किस तरह से आकलन करती है? क्या जो चुनावी वादे जनता से किए गए थे उस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए हैं? कितना संतोषप्रद आप देखते हैं इनके कार्यकाल को? पहली बात तो ये बता दूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस से मुक्त नहीं हुआ है। जैसे मैं ग्वालियर की बात करूं, भिंड की बात करूं, मुरैना की बात करूं तो एवरेज हमें 6-6 लाख वोट मिला है। ग्वालियर में कांग्रेस को 6 लाख मिला है और बीजेपी को करीब 6.5 लाख वोट मिला है। तो यदि आप कहते हो कांग्रेस मुक्त हो गई तो ये मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है, ग्वालियर के 6 लाख लोगों का अपमान है। और मध्य प्रदेश में जो भी वोट कांग्रेस को मिला है तो ये उस जनता का अपमान है। दूसरा, इन्होंने लाडली बहना का कहा। लाडली बहना के खातों में आप पैसा डाल रहे हैं, लेकिन जब आचार संहिता लग जाती है उसके बाद नहीं डाला जाता है। और हमने जो कहा था, मोदी जी आए थे, गारंटी दी थी कि 3,000 रुपए डालेंगे। तो हमने 3,000 का कहा था कि लाडली बहनाओं को जब आपने कहा था कि 3,000 डालेंगे, शिवराज जी ने भी कहा था 3,000 डालेंगे और होर्डिंग लगे थे शहरों के अंदर, विज्ञापन थे अखबारों में, उसमें भी 3,000 लिखा हुआ था। तो हमारा ये उनसे सवाल था कि 3,000 क्यों नहीं डाले जा रहे हैं, 1,1250 क्यों डाले जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि आचार संहिता जब लगी हुई थी तब ये पैसे नहीं डाले जाने चाहिए थे, क्योंकि अन्य प्रदेशों में चुनाव आयोग ने इस तरह के पैसे डालने के लिए मना कर दिया गया था। नुकसान क्या हुआ आप देखिए, 4,44,000 प्रति लोकसभा महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए, 2,75,000 प्रति लोकसभा किसानों के खाते में पैसे डाले गए, 7,20,000 मतदाताओं के खाते में पैसे डाले गए। अब जब 7,20,000 मतदाताओं के खाते में पैसे डाले गए और भिंड, मुरैना, ग्वालियर में हम 50, 60, 70,000 से हारे हैं, तो 7,20,000 लोगों के खाते में आपने पैसे डाले और फिर कहते हो कि आप चुनाव जीत गए, आपको विकास के नाम पर वोट दिया गया। और यदि विकास के नाम पर वोट दिया गया तो फिर ये भोपाल में विनाश क्यों किया जा रहा है? वही करीब 900 करोड़ रुपए खर्च करके शिवराज सिंह चौहान जी ने BRTS बनवाया था। अब ये करोड़ों रुपए खर्च करके उसको तोड़वा रहे हैं। तो ये विकास है या विनाश है? ये शिवराज सिंह चौहान जी और मोहन यादव जी इसी में कंफ्यूज है। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने तो वल्लभ भवन में आग लग गई, जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे तब सतपुड़ा भवन में आग लग गई थी, अब वल्लभ भवन में आग लग गई और उसका फिर रिनोवेशन का, मेंटेनेंस का खर्चा 2 करोड़ का था, 14 करोड़ का टेंडर दे दिया। अब वल्लभ भवन से जो काम वल्लभ भवन में 2 करोड़ का होना चाहिए था वो 14 करोड़ में हो रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि प्रदेश का विकास करेंगे या विनाश करेंगे। 7 गुना पैसा ले रहे हैं और वल्लभ भवन में जहां मुख्यमंत्री और सारे मंत्री बैठ रहे हैं, तो जो जनता के जो टैक्स का पैसा है वो आखिर कहां जा रहा है? फिर आप देख रहे हैं जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं
डेली नर्सिंग घोटाला चल रहा है। नर्सिंग घोटाले में इसने पैसे खाए, जांच होगी, अब जो जांच करने गया वो पैसे खा गया, फिर उसकी जांच हुई वो पैसे खा गया। तो कहीं ना कहीं करप्शन का अड्डा मध्य प्रदेश बन गया है, कांग्रेस का ऐसा आरोप। इस पर मैं जरूर जवाब लूंगा लोहिया जी से, लेकिन फिलहाल राजेंद्र आगल जी का भी रुख कर लेते हैं। राजेंद्र जी, सरकार के 6 महीने का जो कार्यकाल अब तक रहा है, क्या आपका आकलन कहता है कि कोई बड़ी उपलब्धि इस 6 महीने के कार्यकाल में जो मोहन सरकार ने हासिल की हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता किसी भी मुख्यमंत्री को, नकारा नहीं जा सकता है। आज ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना रोड मैप बताया आने वाले समय का, और 6 महीने में से 3 महीने का कार्यकाल के बारे में उन्होंने समीक्षा की। परंतु कुछ प्रश्न उसके अंदर उठकर आए हैं जिसमें मोहन सरकार को काफी ध्यान देने की जरूरत है। ये सालों साल चलता रहता है व्यवस्थाएं, तो और सरकारें आती है, सरकारें चलाती है सब चीजों को। अब मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा दिन देखें तो उन्होंने विपक्ष को भी धन्यवाद दिया कि मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है। इतना बड़ा महापर्व जो था, लोकसभा से बैठे चुनाव को, उन्होंने धन्यवाद दिया सबको, और ये भी कहा ये जो सवाल हैं जिस तरीके के बताए गए हैं जी, बात सही है कि लाडली बहना वाला जो पैसा है, वो लाडली बहना वाला पैसा, ये जो मेरे कांग्रेस के भाई जो कह रहे थे कि ये दिया नहीं जा सकता था, ऐसा नहीं है। ये योजनाएं, जो योजनाएं पहले क्रियान्वयन में आ जाती है, उन योजनाओं का पैसा दिया जा सकता है। ऐसे तो आप आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट खत्म कर देंगे, राशन मिलने वाला काम खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ा व्यवस्थाओं को पहले समझिए जिस तरीके की बातें हैं। दूसरी बात, नर्सिंग घोटाला और इसके बारे में भी विस्तार से बताया। इसके बारे में मैं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ झूठ बोलने वाली बात है जो मेरे दोस्त ने बताई है यहाँ पर। आज एक मोहन भागवत को अगर पढ़ेंगे आप, अखबारों में जो छापा है और अखबार में जो मोहन भागवत ने कहा है, तो उसकी टिप्पणी को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं कि कुछ कमियां भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिनको पूरा करने के लिए बहुत समय लगेगा। मोहन यादव अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती है उतना कर रहे हैं, पर इतनी जल्दी 3 माह के अंदर किसी मुख्यमंत्री का आकलन कर लेना बहुत मुश्किल काम है। आज ही उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी मैराथन बैठक कर रहे हैं वो, और उन्होंने बकायदा पूरे प्रदेश के कलेक्टर, आईजी, एसपी, सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सारे मंत्रियों को वीसी के माध्यम से संबोधन दे रहे हैं, वीसी के माध्यम से बता रहे हैं कि क्या क्या हमारे प्रदेश में होना चाहिए और किस तरीके की। अब कह देना बहुत आसान है, उसका क्रियान्वयन करना और क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो ये समय, आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से मोहन यादव अपनी सरकार चलाते हैं, और अभी 3 महीने में आकलन कर लेना किसी मुख्यमंत्री के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, सिर्फ अभी 3 महीने का आकलन सामने आया लोहिया जी, जैसा कि राजेंद्र आगल जी कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठाया कि वादे पूरे करने की दिशा में सरकार तो बढ़ी है, लेकिन जो कमिटमेंट दी गई थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी जब स्वयं को तोड़ लेती है और प्रदेश की व्यवस्थाओं को, खासतौर से अर्थव्यवस्था को बड़ा ध्यान में रखती है। हम कांग्रेस के राजकुमार की तरह वादे नहीं करते कि चुटकी बजाकर दस्तक गिनती गिने और किसान कर्ज माफ हो जाए और बाद में उसके लाल नीला हरा गुलाबी फॉर्म पकड़ा दिया जाए। मैं सबसे बड़ी उपलब्धि तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मानता हूँ कि 3 महीने आचार संहिता रहने के बाद और केवल आचार संहिता हटे 2 दिन हुए हैं, इसके बाद उन्होंने प्रेस करके ये बताने का साहस किया है कि हमारी सरकार 180 दिनों में कहां तक पहुंची है। ये साहस कभी दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार का कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। कभी यही साहस कमलनाथ जी 15-16 महीने में नहीं कर सके कि अपनी सरकार की उपलब्धियां बता पाते, नहीं बता पाते। उनको कारण होता है। जो अभी लाडली बहना की बात कर रहे थे मित्र मेरे राम पांडे जी, कि लाडली बहना के लिए अपने राशि की बात की थी, बिल्कुल निश्चित की थी और बड़ा समझा कर कहा था। जब 1000 से प्रारंभ कर रहे, जब प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो हम इसे 1250 करेंगे, फिर 1500 करेंगे, फिर 1750 करेंगे और इसका अंतिम लक्ष्य हमारा 3000 है। फिर भी कहते हैं कि 3000 से भी हमारे मन में कोई संतोष नहीं है, हम तो इससे और ज्यादा चाहते हैं। और किस तरह
मध्य प्रदेश में महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की और खास तौर से हमारे आदिवासी और अनुसूचित जाति के भाइयों की आर्थिक स्थिति में किस तरह का परिवर्तन आया, उनके जीवन में किस तरह का परिवर्तन आया, उसका पूरा मध्य प्रदेश गवाही है। और एक बात और कहता हूँ कि कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा कर समाप्त होने की स्थिति में आ गई है। राम पांडे जी अभी जिक्र कर रहे थे कि उनको कहाँ कितने वोट मिले हैं। राम पांडे जी, आपको पिछली बार से और 3% वोट कम हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को 61% से ज्यादा वोट इस चुनाव में मिला है ऐतिहासिक रूप से। अगर आप अपने प्रदर्शन से खुश हैं तो आपको बहुत बधाई। डॉक्टर राम पंडित जी, इस बात का भी जरूर जवाब दें कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष को लगता है कि सरकार अब भी ध्यान नहीं दे रही है, और अगर सरकार गौर करे इस पर तो बेहतर होगा। बता दूं, इन्होंने जो चुनाव लड़ा था नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा था। नरेंद्र मोदी जी के 3,27,000 वोट कम हो गए, वो भी बनारस में जी। 63 लोकसभा सीट इनकी टोटल कम हो गई। हमारी सीटें 52 थी, 99 हो गई। 47 सीट हमारी बढ़ चुकी है। मोहन यादव जी यूपी में भी गए थे, बिहार में भी गए थे। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को हरा कर आ गए और बिहार में भी करीब 10 सीट कम करा करके वहां आ चुके हैं। इन्होंने कहा लाडली बहना ठीक है। मेरा लाडली बहना में ऑब्जेक्शन यही है कि जिस दिन मतदान हो रहा था उसके 2 दिन पहले पैसा नहीं डालना चाहिए था, आप कैश डाल रहे थे। राजेंद्र जी ने कहा था कि आयुष्मान योजना और लाडली बहना योजना एक जैसी है, नहीं है। आयुष्मान योजना में आदमी बीमार पड़ता है तब उसको पैसा मिलता है और उसमें 1,000 नहीं मिलता है। जो उसकी बीमारी में पैसा लगता है वो उस अस्पताल को दिया जाता है। और आयुष्मान योजना में कितना बड़ा घोटाला हुआ है कि अस्पतालों में मरे हुए लोगों का भी इलाज हो रहा है। तो 7,20,000 लोगों को मध्य प्रदेश में मतदाताओं के खाते में मतदान के पहले पैसा डाला जाता है। यही लोकतंत्र की हत्या है। और दूसरा लोकतंत्र की हत्या ये है, जब रामनिवास रावत मुख्यमंत्री के सामने, शिवराज जी के सामने, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं, बीजेपी का पट्टा डाल चुके हैं, तो फिर आज वो विधायक कैसे हैं? आज वो कांग्रेस से विधायक कैसे, उनकी सदस्यता क्यों नहीं खत्म हुई? निर्मला सप्रे जब बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं तो उनकी सदस्यता खत्म क्यों नहीं हुई? इन दोनों की सदस्यता खत्म नहीं होना, आज भी ये कांग्रेस के विधायक दर्ज है विधानसभा में, यही तो लोकतंत्र की हत्या है। इसे लोकतंत्र की हत्या कहते हैं। कमलेश शाह है छिंदवाड़ा में, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया, लेकिन इन दोनों ने रिजाइन नहीं दिया, तीनों को देना था। तो जो रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे ने कांग्रेस से अभी तक उनकी सदस्यता नहीं खत्म हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या है। 2 दिन पहले पैसे डाले जाना, ये लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन मेरा जो सवाल था डॉक्टर राम पांडे जी की, कौन से मुद्दे आपको लगता है कि सरकार इस पर गौर नहीं कर रही, जिस पर ध्यान देगी तो प्रदेश के हित में होगा? जी डॉक्टर राम पांडे जी, आप ही से सवाल था। किन मुद्दों को आप देखते हैं बतौर विपक्ष की सरकार इस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है, अगर ध्यान देती है तो प्रदेश के हित में होगा ये? देखिए जी, 4-5 बड़े मुद्दे हैं, सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए जी। ये 1,000 खाते में डाल रहे हैं और आप 10,000 रुपए महंगाई के रूप में वसूल कर रहे हैं जी। तो महंगाई पर इनको काम करना पड़ेगा। शिक्षा में सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो जो पढ़ने वाले वो बच्चे हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो पढ़ाई जो परीक्षाएं हैं, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कॉलेज में परीक्षा होती है, सारे टॉपर्स उसी कॉलेज से निकल जाते हैं। तो इनको शिक्षा पर विशेष फोकस करना चाहिए, रोजगार पर फोकस करना चाहिए। मोहन यादव जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, एक पेज का विज्ञापन आया कि 90,000 वैकेंसियां निकाली जाएंगी। वो 90,000 6 महीने हो गए और पूरा विज्ञापन दे दिया। उसमें ऐसा बताया गया कि ये मोहन यादव का मास्टर स्ट्रोक, मोहन यादव एक्शन मोड में, मोहन यादव विश्व गुरु की राह पर। चलिए, तो विज्ञापन बहुत हुए लेकिन काम नहीं हुआ। लेकिन राजेंद्र रागल जी, क्या आप मानते हैं कि महंगाई, शिक्षा, रोजगार मध्य प्रदेश में है प्रासंगिक मुद्दे? इनके अलावा और कौन से विषय होने चाहिए जिस पर सरकार का फोकस होना चाहिए? जी, कहता हूं कि सबसे बड़ी चिंता करने की बात है स्वास्थ्य जी। स्वास्थ्य के प्रति मैंने आज मुख्यमंत्री जी से कहा भी है, इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि स्वास्थ्य में जिस तरीके से मेडिकल टेररिज्म होता है, आतंकवाद होता है,
जी। आपके घरों में अगर कोई भी बीमार होता है या किसी भी तरीके की परेशानी आती है तो अस्पतालों के अंदर जो पैसा लगता है, आपको ये पता है कि 20 रुपए की दवाई का 200 रुपए आपसे वसूला जाता है, जो आप मार्केट से ले सकते हैं आराम से। कैंसर की दवाइयां इतनी महंगी है। मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया कि ये बात सही है, स्वास्थ्य के बारे में मुझे चिंता करना चाहिए कि स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा है, हर व्यक्ति को बीमार होना है और इस हर व्यक्ति के साथ में इस तरीके की परेशानी आना है। अगर ये सब परेशानियां आती है और वो जब अस्पतालों के चक्कर लगाता है तो लाखों रुपए तो उसका मेडिसिन में चला जाता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल या पूरे देश में सड़कों का जाल तो बिछ चुका है, परंतु सड़कों के जाल के साथ साथ में ये भी देखना चाहिए कि शहरों की या ग्राम की क्या व्यवस्था है। उन गांवों में या शहरों के अंदर जो 100% प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं और जिस तरीके के टैक्सेशन की बात करते हैं हमेशा, वो सब पूरा पैसा लाइन से जाके जमा करते हैं। और शहरों की, भोपाल शहर की रोडों का हाल देखेंगे तो माशाअल्लाह है। क्यों होता है ऐसा, क्या कारण है? क्या 4 इमली 74 बंगला 45 बंगला ही भोपाल के अंदर? पूरा प्रदेश, पूरा भोपाल पूरा नहीं है क्या? भोपाल के पूरे लोग टैक्स नहीं देते? क्या है आखिर करके? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है जिनको हमेशा, इन मुद्दों को हमेशा कांग्रेस को भी उठाना चाहिए, बीजेपी के नेताओं को भी उठाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं रोडों से वो निकल रहे हैं, उन्हीं अस्पतालों के अंदर वो जा रहे हैं, वही दवाइयां वो खरीद रहे हैं। वैसे अगर आप बात करेंगे तो मैं इसी तरीके की बात आपको बताना चाहता हूँ। रहा सवाल लाडली लक्ष्मी का, लाडली बहना का, डॉक्टर साहब को ये पता नहीं है एक्चुअली में ये योजना जो है ये बजट में डाल दी गई है। ऐसे मनरेगा, नरेगा, दुनिया भर के तमाम योजनाओं के जो पैसे जाते हैं वो पैसे सबको जाते ही हैं। तो उन योजनाओं को, नई योजना चालू नहीं होना है आचार संहिता के समय, नई योजना में कुछ पैसा नहीं डालना है। मुख्यमंत्री ने ये जरूर कहा है कि पुरानी जो योजनाएं चालू, मैं रुक करूंगा डॉक्टर रामपाणी जी, आपका राम नहीं लगाया है, पैसा नहीं बढ़ाया, वहां तक ठीक है। एक और सवाल ये बात का बनता है कि फ्री का कब तक आप देते रहेंगे, उस पर मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री को इस बात का जवाब लेना चाहिए कि फ्री का देकर हम प्रदेश को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, देश को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। आखिर एक न एक दिन तो ऐसा आएगा कि फ्री का मिलना बंद होगा। जी ब्रजगोपाल लोहिया जी, 3 बातें अहम जो निकल कर आए कि गांव पर भी फोकस होना चाहिए, साथ ही जो पॉश इलाके उन पर ही ध्यान दिया जाता है, और सबसे अहम मुद्दा स्वास्थ्य पर सरकार को चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल निश्चित, तीनों मुद्दे बिल्कुल वाजिब है, इन मुद्दों का समर्थन होना चाहिए। और जो उन्होंने आग्रह किया है कि इसको सत्ता पक्ष को और विपक्ष को दोनों को उठाना चाहिए, मैं इसका भी समर्थन करता हूँ। एक बात और कहता हूँ, तो स्वास्थ्य को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता से लिया है। पैरा मेडिकल स्टाफ के 45,000 से लगभग पद स्वीकृत करना, उन पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और 607 डॉक्टरों की सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती करेंगे। वो स्वास्थ्य के मामले में मुख्यमंत्री जी की संवेदना को दिखा रहा है। दूसरी बात कि जो एक विषय और आया दवाओं के मूल्य का, तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि आज के 10 वर्ष पूर्व कहीं ये मुद्दा नहीं था कि औषधियां सस्ती होना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री का धन्यवाद, उन्होंने प्रधानमंत्री नाम से सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई और मध्य प्रदेश सरकार 200 से ज्यादा ड्रग निःशुल्क उपलब्ध करा रही है, सरकारी अस्पतालों को उपलब्ध करा रही है। हाँ, निश्चित है कि हम उनमें और सुधार करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज करने के लिए प्रोत्साहित हैं। और ये भी बिल्कुल सच है कि सड़कें गांव तक पहुंची हैं, परंतु गांव के भीतर की सड़कों का अगर कोई संकट है तो निश्चित उसे भी हल किया जाएगा, क्योंकि हम एक जवाबदेह सरकार है। हम केवल आंख और कान बंद करके मुंह चलाने वाली सरकार नहीं है, हम बिल्कुल जिम्मेवार और जवाबदेह सरकार है। और आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि यदि सरकार में इच्छा शक्ति हो तो कोई काम आदर्श आचार संहिता के बीच में भी नहीं रुकता है। वो हम अब करके दिखाएंगे कि किस तरह मध्य प्रदेश बदल। जी ठीक है डॉक्टर रामपाणी जी, जवाब दे सरकार से और क्या उम्मीदें हैं विपक्ष को? देखिए, राजेंद्र जी ने कहा था जी कि 20 रुपए की दवाई 200 रुपए में मिल रही है। मतलब मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार 10 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है। शायद ही दुनिया में कहीं हो रहा होगा। एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है?
कि 1 रुपए का बजट ही 10 रुपए बनाया जा रहा है। मतलब 20 रुपए की जो दवाइयां हैं वो 200 रुपए में दी जा रही है, 10 गुना भ्रष्टाचार। और ये कैग की रिपोर्ट भी कहती है, अभी बताया कि सड़क पर काम हुआ है। अब सड़क पर जो कैग की रिपोर्ट आई है मोदी सरकार की, 18 करोड़ की रोड को 250 करोड़ में बनाया जा रहा है। ये भी लगभग 20 गुना भ्रष्टाचार हो गया। तो जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे वल्लभ भवन में 2 करोड़ रुपया लगना था, 14 करोड़ लगाया जा रहा है। तो कहां भ्रष्टाचार जा रहा है? तीसरी बात राजेंद्र जी ने मनरेगा के बारे में कही थी। मनरेगा में मजदूर मेहनत करता है, सुबह से शाम तक काम करता है, वो तालाब बनाता है, मेड़ बनाता है, तब उसको ज्यादा पैसा मिलता है, उसके अकाउंट में मेहनत का पैसा आ रहा है। तो जो मेरा ऑब्जेक्शन है कि मतदान के पहले पैसा जो डाला जा रहा है वो गलत है। रोड बनाना बंद हो जाती है जब आचार संहिता लग जाती है, हर आदमी यही कहता है। मुख्यमंत्री ने भी यही कहा कि आचार संहिता के कारण हम काम नहीं कर पाए। इस बात पे जरूर जवाब दें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम आचार संहिता के कारण काम नहीं कर पाए। जब आपने कहा 90,000 नौकरियां, विज्ञापन आपने दे दिया, तो जब आचार संहिता में यदि कोई रोक नहीं है तो फिर आपने लोगों को नौकरी क्यों नहीं दी? आचार संहिता में कोई रोक नहीं है तो जो किसानों की जो फसल है, जैसे गेहूं है, 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाना चाहिए था, जो मोदी जी, शिवराज जी, मोहन यादव जी सबने वादा किया, वो गेहूं 2000 रुपए 2100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा गया। धान का 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो कार्यकाल है अब जब लगातार आगे बढ़ेगा तो देखना होगा कि ये जो विषय लगातार विपक्ष उठा रहा है हर चर्चा में, उस पर कितना ध्यान दिया जाता है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी ने भी जैसा कहा कि बुनियादी मुद्दों पर फोकस होना चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य सबसे गंभीर है। तो देखना होगा कि सरकार आने वाले समय में अपने रोड मैप में इन तमाम बिंदुओं को किस तरह से लेकर के काम करती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।